हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका इस चैनल पे यूपीएससी जर्नी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। आज है 25 नवंबर 2020। बेसिकली आज 3 आर्टिकल्स जो हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो ये आर्टिकल जो आपके सामने है, लव जिहाद के बारे में दिया हुआ है बेसिकली इसमें, और हमने कल भी लव जिहाद के बारे में पढ़ा था। वैसे अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है, क्योंकि कल को आगे जाके हमें सोसाइटी के लिए ही काम करना है। तो बेहतर होगा हम सोसाइटी को आज से ही जानना शुरू करें। और जो दूसरा आर्टिकल हमें डिस्कस करना है वो आर्टिकल है कि क्या कॉरपोरेट सेक्टर को या फिर कॉरपोरेट जो चीज़ें हैं उनको बैंकिंग सिस्टम में आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए, प्राइवेट चीज़ों को आनी चाहिए या नहीं। तो ये भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारा आज का लास्ट आर्टिकल होगा वो होगा माइग्रेंट्स के ऊपर। कैसे एक माइग्रेंट जो है हमारे इतने बड़े पॉपुलस कंट्री में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक तरह से उनको आर्टिकल में बताया गया है एक घोस्ट के जैसे। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो आखिर सरकार क्या मानती है, सरकार ने क्या काम किए हैं, कैसे चीज़ें रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या इस पैंडमिक की घड़ी में चीज़ें उनके फेवरेबल रही हैं या फिर उनके अनफेवरेबल रही हैं। ये सब चीज़ें जो है हमें आज डिस्कस करनी है। तो चलिए हम अपना आज का पहला आर्टिकल जो कि है लव इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व के टाइम पे लव के बारे में जो आर्टिकल है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक के बारे में बताया गया है ये है लव जिहाद के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो जिसमें पहली लाइन दी हुई है, इट इज़ नॉट फॉर द स्टेट टू डिसाइड विच रिलेशनशिप्स आर एक्सेप्टेबल और परमिशिएबल। मतलब ये जो है स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता है कि सोसाइटी में कौन सी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है और किसको परमिशन देनी है। ये लाइन जो है आर्टिकल के सबसे पहले जो लिखी होती है, मैं वहाँ से लिखती हूँ पूरी की पूरी ये लाइन। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जो सीज़न चल रहा है लव जिहाद का, ये वापस से आ गया है। अगर वैसे देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में ये जो लव जिहाद का पूरा मैटर है कभी गया ही नहीं था। हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं कि किसी भी किसी इंटर रिलीजन शादी हो गई हो या फिर इंटर रिलीजन कुछ भी हो चुका हो बहुत ईजिली। हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं। तो ये तो कभी था ही नहीं, सोसाइटी से कभी गया ही नहीं थी। लेकिन अब जो आया है बहुत ही वापस से आ चुका है। और हो क्या रहा है, ये अब धीमे धीमे बहुत ही फ्रीक्वेंट होने लगा है कि इसका ये जो टर्म है लव जिहाद बार बार निकल के सामने आने लगा है। अगर हम देखें ये जो लव जिहाद है इसका एमरजेंस हुआ कैसे, आखिर ये आया कहाँ से हमारी सोसाइटी में। चूँकि अगर आप देखोगे पहले तो मुझे जहाँ तक जितना मैंने टीवी वगैरह देखा है, मूवीज़ वगैरह देखा है, तो पहले तो शादियाँ हो जाती थी बस अच्छा घर खानदान देख के। ठीक है जी। तो अभी जो लव जिहाद का ये टर्म है ये आया कहाँ से है बेसिकली, तो ये एमर्ज हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा उनकी लैबोरेटरी में कर्नाटका में। ठीक है जी। लेकिन अगर हम देखें तो इसको आखिर आवाज़ कहाँ से मिली। चलो भाई ये केरला में हुआ, खड़ा हुआ, आरएसएस की वजह से हुआ, निकल के सामने आया। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई ये बाद में इसने कैसे मजबूती पकड़ ली, ये भी थोड़ी जानने वाली बात है कि बाद में ये कैसे मजबूत हुआ। और फिर ये हमारे आखिर नॉर्थ में कैसे आ गया। ये तो केरला में हुआ था, तो हमारे नॉर्थ में कैसे आ गया। और ख़ास कर अब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन बता रहे हैं। मतलब जो भी लव जिहाद वाली चीज़ों का है इनका बहुत ही बताने खतरनाक चीज़ें हैं ये। तो बेसिकली इनका कहना क्या, ये भी देखते हैं आगे हम। ये कहते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को हम बहुत ही क्लोजली मतलब फॉलो करें, ऑब्ज़र्व करें, जो भी कुछ चीज़ें निकल के सामने गई हैं, मतलब इनको जो हमारे यूपी के सीएम हैं इनको देख देख के, इनको फॉलो करते करते ही कुछ और सीएम जो है इन्हीं की राह पे चल चुके हैं। लव जिहाद को चाहते हैं कि ये ख़त्म होता जाए हमारी सोसाइटी से। तो बेसिकली ये स्टेट्स हैं कौन कौन से, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका और असम। वहाँ के सीएम ने भी ये लव जिहाद का जो मैटर है बहुत ही तेज़ी से उछाल दिया है, गर्मजोशी से। यूपी के जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो पास्ट में चीज़ें चली आ रही हैं उनमें भी अभी आपको पता होगा, आपने बहुत सुना होगा, कुछ एंटी रोमियो स्क्वाड चला था यूपी में, जिससे भी कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ थी। आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब कि भाई बहन को पकड़ ले रहे हैं, फियांसीज को पकड़े ले रहे हैं, टू बी कपल्स को पकड़े ले रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं उनको भी पकड़े ले रहे हैं। भैया बस पकड़ने से मतलब, लड़का लड़की दिख गया तो पकड़ के धर लिया। तो बेसिकली इनका एंटी रोमियो स्क्वाड भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही था जैसा कि ये लव जिहाद चल रहा है।
और बेसिकली कहते क्या थे इनका इनका मतलब ये था, हम वीमेंस की रक्षा कर रहे हैं उन लोगों से या फिर उन आदमियों से जो फिर लव जिहाद के नाम पे उनको क्या बोलते हैं बरगलाते टाइप करके कह सकते हैं आप, उनको लव जिहाद के नाम पे उनको उल्टा सीधा बताते हैं और वीमेंस जो है उनके पास सेव नहीं है, ये इनका ऐसा कहना है। और इसके साथ साथ ही जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किसके ज़्यादा कंसर्न में है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें मुस्लिम्स के लिए है, मतलब एंटी मुस्लिम चीज़ें चल रही हैं कि ऐसे आप इंटर कास्ट शादी करो अगर एक बार, तो आई थिंक इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप एक बार इंटर रिलीजन करके देखो, और स्पेशली अगर वो मुस्लिम हो, तब कितने बवाले होते हैं, आप सबको पता है, मुझे भी अच्छे से पता है। तो वही बात कही जा रही है, ये सब चीज़ें एक तरह से जो लव जिहाद है वो एक तरह से कहा जाए तो एंटी मुस्लिम का जो फंडा है वो लेके चल रहे हैं। इसमें जो आदित्यनाथ जी हैं वो अकेले ही सब में खड़े नहीं हैं भाई, इनका यही मतलब नहीं है। जो हमारी ये भारतीय जनता पार्टी लीडर है जो पूरे के पूरे कंट्री में फैली है, ये भी बता रही है, ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं एग्नोसिस्ट है अपनी किसके लेके, डॉटर्स को लेके, सिस्टर्स को लेके, जो कि एक तरह से डिफेंसलेस है। वो किसके अगेंस्ट भाई, सेंसुअस मुस्लिम मैन। भाई देखो जाहिर सी बात है, हम अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस का यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई फीमेल यूज़ कर रही है तो भाई आपको कोई हक तो बनता नहीं है। तो वही इसमें आदित्यनाथ जी हैं जो ये करना चाह रहे हैं, ये औरतों को, अपनी बहनों को, माताओं को ये बचाना चाह रहे हैं। बेसिकली इनका मतलब ये कहने का यही है। अब हालांकि जो वीमेंस हैं वो इस सब चीज़ों को घंटा केयर करती हैं, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि वाकई में चीज़ें हैं क्या, लेकिन फिर भी हमारे सीएम को करना है भाई, हमारे यूपी के सीएम को ये सब चीज़ें करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, कुछ शेम एंड पिटी भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। क्या जो ये कैंपेन है, ये जो अभी ये आपका लव जिहाद का जो पूरा कैंपेन चल रहा है, जो इसके एक ग्राउंड है, ये प्रिपेयर किया गया है किसके बाद, किसके द्वारा, वो भी स्पेशली खाप पंचायत के द्वारा, जिनको बेसिकली ये पॉपुलराइज किया गया था। उनका आइडिया ये था कि हम उन औरतों को बचाएंगे जो कि एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में हैं। उनको क्या करना है, आपका ल्यूड करना है, ट्रिकर्ड करना है और ड्यूब्ड करना है, मतलब जो एक किसी मुस्लिम मैन के साथ अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से उनके साथ है, हमको उनको भी कहीं ना कहीं नीचे गिराना है। खाप पंचायत जो है इसी आइडिया के साथ पॉपुलर भी हुआ था, उनका ये मानना था। तो वो चाहते थे कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब वीमेन जो हैं अपने एक, उनका एक जो बाउंड्री होता है उसी बाउंड्री में ही रहें, ये मानना था। अगर इन सबको साइड रख के देखा जाए तो केवल एक ही अल्टरनेटिव बचता है, हमारे इन्फ्लुएंशियल खाप लीडर जो है, जैसे कि आपके महेंद्र टिकाईत हैं, ठीक है जी। उनका कहना, इनमें कहना है कि जो लैक ऑफ शेम चला आ रहा है कब से, इनका मानना ये है कि जो बेसिकली जो एक लाइन कही गई है, ओनली होर्स चूज़ देयर पार्टनर्स, इस लाइन का मतलब बहुत गंदा है। ये जो टर्म है, ये जो पूरा सेंटेंस है, इसको इतना ज़्यादा शेमफुली मतलब बोला जाता था उन लोगों के लिए जो कि लव जिहाद में जाते थे या फिर जो लोग अपने इंटर कास्ट से शादियाँ करते थे। ये टर्म उनके लिए यूज़ किया जाता था, ये जो पूरा सेंटेंस है उन फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता था जो कि इंटर रिलीजन या फिर इंटर कास्ट जो है शादियाँ करती थी उनके लिए। और ये लव जिहाद को जो है एक तरह से वेपनाइज किया गया था इस टॉक्सिक रेरोटिक सेम एंड पिटी फॉर वीमेन के लिए स्पेशली, जो कि अपने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट गारंटी के साथ जो चाहती थी करना कि ऑफिस से होगा क्या, उनके जो राइट्स हैं वो भी वायलेट ना हो। लेकिन जो आरएसएस है, ठीक है जी, वो क्या कर रहा है, वो इन सब चीज़ों में अलग ही तरह की पिक्चर लेके आ रहा है और बहुत ही गंदी पिक्चर है, बहुत ही टॉक्सिक पिक्चर है ये। आगे बात करते हैं, सिर्फ खाप पंचायत ही नहीं बल्कि जो कुछ मेन स्ट्रीम के हमारे लोकलाइज्ड पावर होती हैं वो भी इन सब चीज़ों में कुछ खास अलग नहीं है। इनकी भी कंडीशन बहुत गलत है, जो कि हमारे एक मेडिवल इंडिया के जैसे ही हैं, जिसमें एंटी लव जिहाद कैंपेन जो है सच में मेन स्ट्रीम था। मतलब इन सब चीज़ों का जो सेंट्रल पावर है, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं पड़ता कि हमारी कंडीशन कैसी, हमारा कंट्री की कंडीशन क्या है। इवन लव जिहाद को साइड रख कर देखा जाए तो वीमेन और चाइल्ड की कंडीशन क्या है, इन सबको ये सब कंडीशन नहीं दिखती है। बेसिकली ओवरऑल मेन स्ट्रीम में जो चीज़ें थी वो यही थी, लव जिहाद, एंटी लव जिहाद। आगे देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कोई ऐसा जो इन सब चीज़ों के को मतलब बढ़ावा देता है तो उसको क्या होगा, पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि पनिशमेंट दी जाएगी। हालांकि शादी करना और किसी अपनी सहमति से किसी रिलेशनशिप में रहना ये एक तरह का लीगल ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि हम इनमें कुछ शॉर्ट चेंजेस करेंगे लॉज को लाने के साथ साथ, मतलब ये जो है लीगल नहीं रह जाएगा, ऐसा इन सीएम का मानना, जिनके भी नाम लिए मैंने, इन सीएम का मानना है कि हम कुछ लॉज लेके आएंगे और कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी रखेंगे जिससे कि ये पूरा लीगली ना हो सके।
वहीं एक बात की गई है जस्टिस रिटायर आदित्यनाथ मित्तल जो कि चेयरमैन है इस समय यूपी स्टेट लॉ कमीशन के। इनकी जो 2019 की रिपोर्ट आई थी, ये है आपके आदित्यनाथ मित्तल जो कि चेयरमैन थे यूपी स्टेट लॉ कमीशन के। 2019 में इनकी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने प्रपोज किया था कि क्या कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए रिलीजियस कन्वर्सेशन में। ठीक है जी, मतलब अगर हम किसी रिलीजियस कन्वर्सेशन में रेगुलेशन करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं या फिर उसके अगेंस्ट में हैं। ना ही तो वो ये चाहते हैं कि हम, ना ही इस चीज़ के अगेंस्ट है कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं स्कोप ऑफ कन्वर्जन टू जस्ट हिंदू मैरिज। मतलब कि हम ये भी नहीं चाहते कि आप कन्वर्ट हो, हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है तब उससे कन्वर्ट हो, हम ऐसा भी नहीं चाह रहे हैं। ये सब प्रपोज किया गया था जब इनकी आपकी आदित्यनाथ मित्तल की रिपोर्ट आई थी 2019 में, तब ये बात की गई थी। वहीं तो जो मित्तल जी हैं, जब उनका इंटरव्यू हुआ था हिंदू के साथ तो उन्होंने एडमिट किया क्या जो भी एक स्कोप है वो पर्पसफुली जो है ब्रॉड है, क्योंकि जो लिमिटेड स्कोप है लेजिस्लेशन का वो इस लॉ के साथ स्टैंड नहीं करता है, ऐसा भी बताया गया है। यहीं पे जो हरियाणा और मध्य प्रदेश है इन्हीं के बीच में कुछ क्यूज़ लेके आ रहा है आपके हिमाचल प्रदेश से, जो कि एक इकलौता स्टेट है जहाँ पे कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि कर्ब करते हैं लव जिहाद को। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है वो भी एक तरह से इन सब चीज़ों को रिफ़र नहीं करता है कि कोई भी रिलीजन एक पर्टिकुलर होना चाहिए। ये मैंडेट करता है हालांकि उन चीज़ों को कि अगर कोई चाहे तो अपनी विश के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को 1 महीना पहले बता दे और एडवांस में बता दे और उसके बाद वो कन्वर्जन कर सकता है, ऐसा बताया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अभी हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट में हुआ क्या है, कर्टेलमेंट हुआ है मैरिजेस का जो कि जिसमें कन्वर्जन हुआ है और ये भी कहा गया है कि अगर कोई हिंदू वीमेन अपनी मर्ज़ी से होना चाहती है तो वो हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये बहुत ही क्लियर कहा गया है कि जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो इस ऐसे किसी भी मतलब ये कोर्ट जो कहना है कि क्या ये वीमेन का फेथ है कि वो अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट होना चाहती है कि नहीं चाहती है। ठीक है जी, और ये भी बात कही गई है कि अगर आप कन्वर्ट होकर अपने किसी लव्ड वन के साथ मैरिज करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो भैया देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमारे इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा है। वहीं अगर हाई कोर्ट ने जो कुछ और चीज़ें जो है बताई हैं जो कि 2014 के जजमेंट में हुआ था उनके हिसाब से, और ये जो केस था वो था क्या, नूरजहां बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि कंसिडर किया जिन्होंने क्या किया था, एक कुछ अफिडेविट डाली थी 5 कपल्स के अगेंस्ट में जो कि प्रोटेक्शन मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ कंसेंशुअल मैरिज करी थी। जहाँ तक अगर बात की जाए कि जो भी एक कन्वर्जन है किसी हिंदू गर्ल का, उसके रिलीजन की कन्वर्जन का, कि वो मुस्लिम बॉय शादी कर रही तो हो या ना हो, ठीक है, ये भी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि कोई अगर एक इंसान जिसको किसी रिलीजन के बारे में कुछ पता ही ना हो, A to Z कुछ आता ही, A to Z छोड़ो, उसको उस रिलीजन के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो क्या सिर्फ वो शादी करने के लिए, मतलब क्या सिर्फ निकाह करने के लिए वो कन्वर्ट हो सकती है? ये किस हद तक वैलिड है, किस हद तक वैलिड नहीं है, इस बात पे भी क्वेश्चन उठाया गया था जब ये नूरजहां बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया था और कुछ कपल्स ने प्रोटेक्शन मांगी थी, ये बात भी निकल के आई थी। वहीं जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एडमिट किया है क्या कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर हम किसी भी तरह का क्या करेंगे, अगर हम किसी रिलीजन को एक्सप्रेस करने की अगर हम कोई डेफिनेशन बता देंगे या फिर कोई लिमिट बता देंगे तो एक तरह से ये क्या है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। यही बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि अगर हम किसी चीज़ में फ़ेथ रख रहे हैं, किसी चीज़ को मान रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारा मैटर ऑफ पर्सनल फ़ेथ बन जाता है। इस चीज़ में किसी को भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे की पूरी मतलब अगर आप किसी को दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट कर रहे हो, इसमें आपको उसके बारे में पता हो ना पता हो मैटर नहीं करता, ऐसा सूर्य प्रकाश केसरवानी ने कहा था। वहीं अगर हम जस्टिस केसरवानी की अगर हम आगे की बातें करें तो उन्होंने कहा है क्या, कहाँ गया, उन्होंने कहा है क्या कि डेप्थ ऑफ द हार्ट एंड माइंड ऑफ नॉट बट 5 वीमेन हुज फेट्स ही रूल, मतलब इन्होंने सबके बारे में तो बात नहीं करी है लेकिन वो जो केसेस इनके सामने आए थे ये उनके बारे में ज़रूर बता रहे हैं कि हमें सबसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जो केस मेरे सामने आया है उसमें ये बात थी कि अगर आपको फेथ के बारे में नहीं, आपको रिलीजन के बारे में नहीं भी पता है लेकिन आप उसे दिल से एक्सेप्ट करना चाह रहे हो तो भाई क्या दिक्कत है। आगे बात किया गया था, तो सिग्निफिकेंट चीज़ ये था कि जो जस्टिस केसरवानी थे जो कि इन सब चीज़ों का एक पार्ट भी थे, उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस कर दी थी कि हम किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं देंगे और कोई भी इनके मैरिज लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है जी, और जो मैरिज इनकी वैलिड है ये भी कहा गया था।
आगे बात करी गई है, हालांकि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं और किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट के जो कि क्लेम करना चाह रहे हैं कि हमें कुछ लेजिस्लेशन ऐसा करना चाहिए कि जो मैरिज उसको नल कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिप करेगा वीमेन को उनके राइट से कि वो अपने किसी लव्ड वन के साथ जिसके साथ वो चाहें उनसे शादी कर सकते हैं, उनके इस राइट को वॉयलेट करेगा। ये भी बात बताई गई है आगे। अब आगे कहा गया है, एक जो सवाल है, जजेस और स्टेट गवर्नमेंट वो इस बात पे पूछ सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं कि मतलब जो उनका बेसिकली सवाल है वो इस बात पे तो है ही नहीं कि व्हाट इज़ रिलीजन। उनको रिलीजन से मतलब नहीं है, उनको मतलब है व्हाट इज़ मैरिज। मतलब आपका सवाल बेसिकली ये होना चाहिए कि आप रिलीजन को साइड रखो, आप मैरिज पे मुद्दा आपका मैरिज का ना कि रिलीजन का है, चूँकि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। आगे के जो केस दिया गया है, सलामत अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात करी गई है। इसमें हाई कोर्ट ने कुछ चीज़ें एड्रेस करी थी क्या कि एक ऐसा एक्सपेक्ट किया था, साथ ही साथ क्रिटिकुई किया था कि जो उनकी पास की जजमेंट्स है उनको भी कि नॉट लेइंग गुड लॉ, क्योंकि जो लास्ट वही आपने देखा होगा ना, जब अभी हम डिस्कस किया था ऊपर के 2000 किसमें 14 वाले शायद था ना, किसका लॉ था 2014, हाँ 2014 का जजमेंट था, उसको उन्होंने खारिज करते हुए बोला कि बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लिया गया था, क्योंकि जो पहले का टास्क था वो कोर्ट के सामने सिंपली इस चीज़ को लेके था कि किसी लड़की की इच्छा क्या है, उसकी जो विश क्या है। जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने रिमार्क किया है कि क्या ये जो पिटीशन को हिंदू और मुस्लिम के जैसे देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये इस पिटीशन को देख रहे हैं दो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, जो कि अपनी मर्ज़ी से, जो कि फ्री है अपनी चॉइस बनाने के लिए और एक दूसरे के साथ शांति से खुशी से रहने की जो सोचते हैं, ये वैसा मुद्दा देख रहे थे, किसी भी चीज़ का हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं देख रहे हैं। फैसिलिटेटिंग मैरिज के बारे में हो रही है अब। अगर कन्वर्ज़न है, अगर वो ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि सिर्फ हम शादी करने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं और जो दोनों पार्टनर वो किसी डिफरेंट फेथ में बिलीव करते हैं, और अगर इस चीज़ में जो स्टेट और ब्यूरोक्रेसीज जो है वो आते हैं, तो इस चीज़ में वो प्राइमरी ऑफेंडर होंगे। मतलब आप कन्वर्स हो रहे हो, अपनी मर्ज़ी से, अपनी शांति से, आप मतलब अपनी इच्छा से शादी करना चाह रहे हो और दो अलग अलग फेथ में बिलीव करते हो, और उसके बाद भी अगर उसके बाद भी किसमें दिक्कत हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट और जो ब्यूरोक्रेसीज़ है वो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसीज़ होती हैं वो ऐसे प्रोसीजर्स लेके आती हैं कि जो मैरिज है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, उसको डिफ़िकल्ट बनाता है दोनों के लिए, इंटरफेथ के लिए भी और इंट्राफेथ कपल्स के लिए भी। वहीं जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे वो चाह रही है क्या, कुछ और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देती है इन प्रोसेस में, जब ये कुछ आपकी लव जिहाद जैसी बातें निकल के आती हैं तो। ओहो, हाँ अरे ये रहा, ठीक है जी। वहीं पे 2018 में जब जस्टिस राजीव नारायण रैना जो आए थे हरियाणा गवर्नमेंट के कोर्ट मैरिज चेकलिस्ट में, इन्होंने कुछ चीज़ों को स्ट्रक डाउन कर दिया था और इन्होंने कहा था क्या, जो स्टेट है उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह के मैरिज में, जो कि मैरिज जो है वो किसी का पर्सनल मैटर होता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा क्या, जो स्टेट है वो उसको कंसर्न नहीं होना चाहिए मैरिज के हिसाब से, बल्कि और तो उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट जो है उसको इस चीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं रखना चाहिए कि शादी कैसे हो रही है, बल्कि उन्हें जो भी प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट किया गया है उसको भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए। अगर स्टेट जो इन सब चीज़ों में अपना दखलंदाजी करती है तो एक तरह से उसका माइंडसेट दिखाता है कि कैसे माइंडसेट है उनका। और साथ ही साथ चाह क्या रहे हैं, ये जो आपके मिस्टर राजीव नारायण है, ये चाह रहे हैं कि प्रमोट हो नेशन को एज इंटर रिलीजन मैरिज को प्रमोट कर सके इंस्टेड ऑफिशियल रेजिंग आईब्रोज। मतलब कि ऑफिशियली आप गुस्सा करके या फिर लॉज बना के ऐसे करो, उससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को मान लो कि इंडिया जो है एक सेकुलर नेशन है और इसको प्रमोट करने में हेल्प करो, जिससे कि क्या हो, चीज़ें अच्छी तरह से चले आए। और जो कैंपेन चल रहे हैं आपके लव जिहाद टाइप के, इनको जल्दी से बंद किया जाए और स्टेट का जो रोल है मैरिज में उसको साइड में रखा जाए, जो कि एक तरह से बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अल्टीमेटली बात क्या निकल के आती है, भले ही जो आप लॉज हैं उनको ब्रॉड कर दो इन स्कोप या फिर नॉट मे बी रिलेवेंट टू इन इंडिविजुअल कोर्ट, भले वो इंडिविजुअल कोर्ट में रिलेवेंट ना हो, और जो भी इंडिविजुअल जजेस होते हैं वो भी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होगा, ये बात तो एकदम सही है कि स्टेट के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि वो किसी रिलेशन को बता सके कि वो कब एक्सेप्टेबल होंगे और कब परमिशन मिलेगी उनको। इस चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना है जो है वही बहुत एक तरह से एंड गेम होगा।
जो इस आर्टिकल को पूरा लिखा है रामा श्रीनिवासन ने, जो कि मैरी क्यूरी फेलो हैं, जो कहाँ पे का फॉस्कैरी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में, और ऑथर हैं कोर्टिंग डिज़ायर लिजिगेटिंग फॉर लव इन नदर इंडिया। वैसे तो यह आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना क्या चल रहा है हमारे सोसाइटी में, इसलिए डिस्कस कर लिया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये बताता है क्या अलाउ करना चाहिए कॉरपोरेट हाउसेस को कि वो खुद का बैंक सेट कर सकें। मतलब जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे रिलायंस हो गया आपका, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो भी हैं, क्या इनको अलाउ करना चाहिए कि बैंक सेटअप कर सकें। बेसिकली इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल मेंशन किया गया है। जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको इस चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए कि अपनी हाउस होल्ड सेविंग को अपने ही बैंक में रख सकें, अपने ही बैंक के थ्रू मैनेज कर सकें। ये तो वही बात हो गई ना कि चित भी हमारी, पट भी हमारी, सब कुछ हमारा ही हमारा। अब इसमें कहा गया है कई बार ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं कई बार जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप के तहत, वो बहुत ही रेयर होता है कि वो कैसा भी अटेंशन लेके आ जाएं बियॉन्ड रिलेवेंट सर्किल। मतलब जो उनका एक रिलेवेंट सर्किल है उससे बाहर जाके शायद ही कोई चीज़ लेके आ जाए जो कि रिलेटेड है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज से। लेकिन अभी बहुत ही रेयरली ऐसी चीज़ें जो हैं जो प्रोटेस्ट में इवोक होकर सामने आती हैं। इसमें कहा क्या है, लेकिन जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है एक इंटरनल पैनल की रिपोर्ट का, जो कि प्रस्तुत की गई थी नवंबर 20 को। इसमें कहा गया है एक पूरा महीना इन्होंने ले लिया जब ये ग्रुप जो है सेंट्रल बैंक ऑफिशियल ने सबमिट की थी अपनी रिकमेंडेशन, कब, अक्टूबर 26 को, जो कि किसी तरह कोई सरप्राइज़ नहीं देती थी। जो पैनल है उसको एक टास्क दिया गया था कि उसको रिव्यू करना है ओनरशिप नॉर्म्स और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ वर्थवाइल सजेशन भी दिए हैं, जिसमें इंक्लूड ये है कि कैसे चीज़ों को हार्मोनाइज़ करना है, मतलब जो लाइसेंसिंग है उसको कैसे हार्मोनाइज़ करना है सभी बैंकों के लिए, जिसमें इंक्लूड होगा ओल्डर लिगेसी लेंडर और न्यूअर एंट्रेंट्स के लिए भी। हालांकि उसके साथ साथ जो पैनल है उसने वो अपॉइंट की गई थी जून में, और ये तब का टाइम था जब हमारी कंट्री जो है ऑलरेडी बहुत ही गंदी कंडीशन से चल रही थी, और उसको कोप करना था उस टाइम की चल रही कोविड-19 की वजह से जो फॉल आउट था हमारे इकोनॉमी में, उससे कोप भी करना था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही छोटा या फिर बहुत ही कम अटेंशन मिल पाया। ऐसा सजेशन दिया जाता है कि जो भी कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो बैंक को प्रमोट कर सकें, जिससे कि होगा क्या, वो वाइड स्प्रेड कंसर्न जो है वो ट्रिगर्ड आउट हो सकेगा। और इसी के साथ साथ कुछ वो लोग जिनको रिजर्वेशन दिया गया है एटलीस्ट 3 फॉर्मर सीनियर सेंट्रल बैंकर्स का और ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, उनको भी रिजर्वेशन जो है मिल सकेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस पैनल की वो ये है कि इसने कंसल्ट किया है कुछ एक्सपर्ट के साथ जो कि सॉरी जो कि फॉर्मर आरबीआई ऑफिशियल हैं, यहाँ से लेके कहाँ तक कुछ लीगल और फाइनेंशियल प्रोफेशनल से भी इन्होंने कंसल्ट किया है, जिससे कि क्या हो, क्लियरली नॉलेज मिल सके सभी को। और हो क्या जो भी एक फाइनल आउटसाइड जो एक्सपर्ट है उनसे भी रिपोर्ट ली गई है, उनसे भी कंसल्टेशन किया गया है, और तब जाके सबने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं जो कि एक तरह से प्रिवेल करते हैं। जो आइडिया दिया गया है ना ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल्चर का, इससे बहुत दूर है। कॉर्पोरेट जो है इसको भी थोड़ा दूर ही रखना चाहिए कि वो प्रमोट कर सकें बैंक्स को। ऐसा इन सब चीज़ों में मतलब फाइनली चीज़ें निकल के आई हैं। अब देखिए डिफ़िकल्ट क्या है, डिफ़िकल्टीज़ तो सबसे बड़ी यही है ना कि जो भी हमारा नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जिनको प्रमोटर्स की जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, उसके साथ साथ ही जो बैंक्स हैं उन सब की दोनों की जो नॉन ऑफिशियल एक्टिविटी है उनके लिए भी बहुत ही पता, अगर उनको मैनेज करना तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो कि फ्लैग की गई हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुछ एक तरह का सेंट्रल कंसर्न भी है और एक तरह से फियर है कि क्या फियर भी जताया जा रहा है, जैसे कि किसके द्वारा S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैं और जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हमारे यहाँ विरल आचार्य हैं, जो कि अपॉइंट किए गए थे मोदी की गवर्नमेंट में। इसके बाद हुआ क्या था, मिस्टर रंजन ने सेंट्रल बैंक को छोड़ दिया था और ऐसा एक जॉइंट आर्टिकल दिया गया था लिंक्डइन में कि इन्होंने जो टर्म प्रपोज किया है बैड आइडिया, प्रपोज किया एक तरह से बैड आइडिया, और क्वेश्चन किया है इनके रैशनल पे। अब एक्नॉलेजिंग द आरबीआई ग्रुप कैवेट, जिसमें क्या होगा, असर्शन है कि क्या जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको क्या अलाउ कर देना चाहिए कि वो प्रमोट कर सकें, वो भी कब, जबकि कुछ नेसेसरी, ऐसा कब किया जा सकता है जब कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स बना दिया जाए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं वो अलाउ कर दिए जाएंगे कि वो बैंक का प्रमोशन कर सकें। ठीक है जी।
आगे बात ये की गई है, इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ भी दिया हुआ है और साथ ही साथ ये भी कहते हैं क्या हमें बेल आउट होना चाहिए, करना चाहिए किसका, येस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक का। इसका केस आपको पता होना चाहिए कि केस क्या है। अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊँगी ये केस क्या है। ठीक है जी, ये जैसे एग्जांपल है कि जो भी रिस्क है उसको हाईलाइट करते हैं। अगर कोई भी ऐसा आप चीज़ करते हो जिसमें कि लाइसेंस नॉर्म्स को अगर लूज़ किया जाता है तो कैसी कैसे दिक्कतें आ सकती हैं, आप इन बैंक्स के केस से आप देख सकते हो। अगर उसकी रेगुलेटरी पावर और सुपरवाइजरी कैपेबिलिटी की बात करें तो जो आरबीआई है एक तरह से फेल हुआ है इस चीज़ को स्पॉट करने में कि कैसे हमें बिल्डअप करना है ट्रबल्स एक्सपोजर एट येस बैंक इन टाइम। जो डेंजर है एक तरह से वो पोज करता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, जिससे कि हो क्या इंडस्ट्रियल हाउसेज जो उनमें एक रिलेटिव एक्सेस मिल सके कि वो कैसे अपनी इनएक्सपेंसिव कैपिटल को लेके जा सके हाउस होल्ड सेविंग में थ्रू बैंक्स। ठीक है जी, जो कि एक लीगली रेगुलेटेड है। तो ये सब चीज़ें थी, ख़त्म हो गई हैं एक तरह से। और जो आरबीआई के डिसीजन मेकर्स हैं उनको ज़रूरत है कि वो रिजेक्ट करें ऐसे किसी सजेशन को कि वो फाइनली मार्केट में आ सके। इन सब चीज़ों से देखना चाहिए। तो ये आर्टिकल भी हमने ख़त्म कर लिया है। बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। और ये जो हमारा लास्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है माइग्रेंट वर्कर एज अ घोस्ट अमंग सिटीजन्स। जो एक अभी नई पब्लिकेशन आई है जो कि बताती है कि लॉकडाउन कैसे बहुत ही माइजरी रहा है उनके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं हमारे पैंडमिक की वजह से। स्पेशली ये माइग्रेंट्स जिनको बताया जा रहा है क्या इनको ये फुल सिटीजनशिप से इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है क्या, ऐसी बातें हो रही हैं इस आर्टिकल में। जब नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था वर्ल्ड का सबसे मोस्ट स्ट्रिंग लॉकडाउन कब, मार्च 2020 में, वो भी कुछ घंटे पहले ही, लगभग 4 घंटे पहले नोटिस आई थी। तब तो हुआ क्या था, जो लाखों के आसपास माइग्रेंट वर्कर्स थे हमारी पूरी की पूरी कंट्री में, उन्होंने खुद को एक तरह से ट्रैप्ड पाया कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां उनके पास ना तो रहने के लिए जगह है, ना तो अपनी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करने का टाइम है, और ना ही वो अपने नेटिव विलेज को वापस जा सकते हैं। और इस कंडीशन में जो लॉकडाउन है उनके पास केवल 2 ही ऑप्शन छोड़ती है, या तो वो भूख से मर जाए या तो फिर किसी चैरिटी पे डिपेंड रहें। ये जो है एक बहुत ही मेयरली कोई मैटर रहा हो हमारे इनके पास कोई थर्ड ऑप्शन के लिए कि वो कुछ और भी कर सकें, कि वो बाय वॉक जा सके अपने घर को, जो कि 100 किलोमीटर्स अवे था। इससे क्या होगा, वो भूख से ही मर सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। इवन कई तो इस दौरान मर भी गए हैं, मतलब यहाँ से वहाँ जाते जाते मर भी गए हैं। सोचिए कितनी गंदी कंडीशन चल रही थी हमारी कंट्री में। हालांकि जो इंडिया में इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इतनी वाइड स्केल पे है जो लॉकडाउन लगा है, और वो भी किसकी वजह से, जहाँ पे गवर्नेंस बहुत फेलियर रहा हो। लेकिन ये इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे जो मैग्नीट्यूड रहा है ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजिडी का, वो इतना ज़्यादा गंदा रहा है, इतना, क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन है बहुत ही पुअरली जो है लगाया गया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जो नेशंस के टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उनको पता ही नहीं था कि हमारे देश में कुछ माइग्रेंट वर्कर्स एग्जिस्ट भी करते हैं, या फिर शायद ये उनके लिए मैटर ही नहीं करता होगा। अगर हम ऐसा अस्यूम कर ले कि जो भी हमारे गवर्नमेंट है जो पॉलिसीज़ बनाती है वो इन सिटीजन्स को ध्यान में रख के बनाती है, फिर इन सिटीजन्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाती है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमारे इंडिया के, क्या इनको फुल सिटीजन्स मानते हैं या नहीं मानते हैं, और या फिर क्या ये केवल हाफ सिटीजन्स ही हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही सस्ते लेबर मिल जाते हैं हमें इनकी वजह से, और ये सब चीज़ों को टॉलरेट भी कर लेते हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए इनको हाफ सिटीजनशिप का दर्जा दे रहे हैं, ये भी बात सोचने वाली है। एक जो नया पब्लिकेशन है सिटीजन्स एंड सोवरेन स्टोरीज फ्रॉम द लार्जेस्ट ह्यूमन एक्सोर्सिस्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री, इसमें अगर बताया जाए, जो कि एक तरह से बनाया गया है माइग्रेंट वर्कर्स सॉलिडेरिटी नेटवर्क के द्वारा है, जो कि एक कलेक्टिव वर्कर्स का ग्रुप है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्सप्लोर करता है कुछ क्वेश्चंस को माइग्रेंट वर्कर के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, और ये बताता है कि कितनी ज़्यादा माइजरी है जिसकी जो लॉकडाउन के टाइम पे निकल के सामने आई है। ये ना केवल उनको इम्पैक्ट कर रही है, बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है क्या इनको फुल सिटीजनशिप से एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्वारंटाइन विदाउट होम, अभी देखिए स्टोरी बताई गई है इसमें गुलाब और सुखलाल की, जो कि 2 माइग्रेंट वर्कर्स थे दिल्ली के, जिनको क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया तो उनको जाना पड़ा अपने घर, जो कि 500 किलोमीटर दूर था, और ये राजस्थान के रहने वाले थे। इनके पास 3 बच्चे भी थे और कुछ घर का सामान जो अपने साथ लेके जा रहे थे, जिससे कि वो होम क्वारंटाइन हो सकें। वो एक ऐसा घर जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं था। लादा जो कि एक दूसरा वर्कर है दिल्ली में, ये जो है अपने घर जाने वाला था अपने पेरेंट्स के पास, ये भी राजस्थान से है, लेकिन ये बस्ती तक ही अकेले पहुंच पाया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्या।
और इसके बाद भी किसी भी तरह का रिलीफ जो है इनको नहीं मिला। जो गुलाब और सुखलाल और यह जो लादा हैं, ये बहुत ही ये एक तरह से बाबा रईस हैं। बाबा रियास वो होते हैं जो कि एक नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। गुलाब और सुखलाल जो है मोस्टली क्या करते हैं, वो उनके यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि वो एक जगह रुकते नहीं है, बल्कि वो शिफ्टिंग सेटलमेंट को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, और इस वजह से इनके पास कोई परमानेंट घर नहीं होता है। और ऐसा पता चलता है कि क्या जो लॉकडाउन लगा है ये इन नोमैड्स के लिए तो प्लान किया ही नहीं गया था, ऐसा देखने को लगता है। और मतलब जो 10 करोड़ की जनता है, जो जिसमें से रिपोर्ट को ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा बताया गया है जो उनका सेटलमेंट है और जो उनके बिलोंगिंग्स हैं वो इतने है ही नहीं कि इस पेपर पे आ सकें। मतलब कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो उनके पेपर के लिए से थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो भी एक तरह से बहुत ही इनइक्विसेंशियल माइग्रेंट कम्युनिटी ही हैं। जैसे कि हमारे इंडियन स्टेट की गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर नोमैडिक ट्राइब के लिए वो डिटरमाइन किया गया है कि इसके द्वारा हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952, जो कि एक तरह से अपहोल्ड करता है कॉलोनियल लिगेसी को, जिससे कि हो क्या उनको ट्रीट किया जा सके या फिर उनको आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि हो क्या उनकी जो भी राइट्स हैं एज सिटीजन उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो स्टेट हमारा है एक नॉन बीइंग का, जो बताता है क्या, जो मार्क करता है पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स का, जो कि एक्सटेंड करता है इंडिया के लगभग 5.6 करोड़ माइग्रेंट वर्कर। ये 2011 का सेंसस है इसके हिसाब से। हु मे नॉट वेल हैव एग्जिस्टेड, तब मतलब ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स इनको भूल ही गए हैं। हमारे जब लॉकडाउन की पॉलिसी बन रही तब की बात हो रही है। हो आगे बढ़ते हैं। जो रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है क्या, जो मोस्ट फिटिंग कंपैरिजन है हमारे इंडिया के लॉकडाउन के लिए, वो जैसे कि इनके लिए तो था ही नहीं, जो अदर कंट्रीज़ में लगाया गया वो इसका ऐसा पार्ट था ही नहीं। हमारी कंट्री में और भी चीज़ें इससे पास्ट में हो चुकी हैं, वहाँ भी तब भी लॉकडाउन लगाया गया था, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट को, यही बात करी गई है। जैसे कि आज आपका बुबोनिक प्लेग आया था 1896 में, और ड्रैकोनियन मेजर्स लिए गए थे कि इम्प्लीमेंट किया जा सके अंडर द न्यूली मिंटेड एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। सेक्शन 4 इस एक्ट का ग्रांट करता है कि हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए हर एक पर्सन को इस एक्ट के तहत। ठीक है जी। और कोई भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए इनके अगेंस्ट में, जो भी उन पर्सन के लिए जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को 120 साल से ज़्यादा हो चुका है। जो पॉलिसी मैन है जो पॉलिसी मैन है जो प्रोटेक्ट किए गए थे इस लेजिस्लेशन के द्वारा, वो ब्रूटली असॉल्ट हुए थे और डिप्रेस्ड हुए थे माइग्रेंट्स फॉर ट्राइंग टू वॉक होम। इवन वही इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट की बात करें, डेमोक्रेसी जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि वो सोवरेन हो, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अभी भी कुछ वैसे ही देखने को मिल रहे हैं जैसे कि वो 120 साल पहले देखने को उन्हें कंडीशन मिल रही थी। जो कि आपका डिस्पोटिक इंटरवेंशन है हमारे कॉलोनियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव का, जो कि स्पार्क हुआ था कुछ प्रोसेस, जिसमें कि हुआ क्या था, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया था नेटिव इनटू द पीपल में। लीडिंग इसमें हुआ क्या था, इवेंचुअली फाइनली हुआ क्या था, कुछ फॉर्मेशन हुआ था नए नेशनल सोवरेन इन 1947। जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है हमारे गवर्नमेंट के लॉकडाउन का, वो भी स्पार्कल करता है कुछ सेवरल प्रोटेस्ट को, जो कि रिपोर्ट दी गई है डॉक्यूमेंट भी था माइग्रेंट रेजिस्टेंस मैप। लेकिन ये सिस्टमेटिक चेंजेस नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स की जो लाइफ है, उनका जो काम है, उसको अभी रिमोट किया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा ये, इसमें बात की गई है ब्रिजिंग सोशल डिस्टेंस। एक जो लॉकडाउन टाइम पे कार्टून जो है वो बहुत फेमस हुआ था। इसमें हुआ क्या था, एक ऐसी पोजीशन थी कुछ माइग्रेंट वर्कर्स की मेट्रोपॉलिटीज़ में, और ये डिपिक्ट कर रहा था कि उस स्ट्रीट पे उन फैमिलीज़ को जो माइग्रेंट वर्कर्स की हैं, जो अपने सामान के साथ कपड़े में गठरियाँ बांधी हुई खड़ी हैं और जाते हुए दिख रही हैं, और उसकी दूसरी साइड ये दिख रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा हाइट पे सेफ हाइट पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और लोग अपनी बालकनी से आके चीयर कर रहे हैं और कह रहे हैं गो कोरोना गो। ये जो कार्टून है एक तरह से दिखाता है क्या, सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग केवल कोरोना की वजह से नहीं, पैंडेमिक की वजह से नहीं है, बल्कि एक तरह से चैलेंज है। ये दिखा रहा है कि कैसे सोशल डिस्टेंस निकल के आ गया है माइग्रेंट वर्कर और बाकी की अर्बन सोसाइटी के बीच में, और इसमें रूलिंग क्लास एलाइट भी जो है वो इंक्लूड है। जो रिपोर्ट है वो ऑब्जर्व करती है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है हमारे लोली पेड लेबर पॉपुलेशन का हमारी कंट्री में, वो हिस्टोरिकली कहाँ से आती है, आदिवासी से, दलित से, या फिर सोशली ऑप्रेस्ड कास्ट से, एज वेल एज रीजन माइनॉरिटीज़ के साथ। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रिप्रोड्यूस करता है बोथ कास्ट एंड कैपिटल हमारे इंडिया में। तो इसलिए जो हमारी सिटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए फाउंडेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज लेबर,
और ये प्रोसेस जो है तभी एंटाइटलमेंट हो सकती है सिटीजन्स के लिए जब उनको एक डिसेंट पे मिले, हाउसिंग मिले, सोशल प्रोटेक्शन मिल सके। ये रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइज हो सकें। ठीक है जी। और होगा क्या, एक तरह से स्ट्रक्चर फोर्स मिलिटेशन भी देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ नए लेबर कोड जो हैं वो लाने चाहिए, जो कि लगता नहीं है कि जल्दी हो पाएगा, एक तरह से इम्पॉसिबल सा लगता है। आगे कहा गया है क्या, कुछ एक्टिव प्रोडक्शन होना चाहिए माइग्रेंट लेबर्स के लिए। ठीक है। और उनकी जो इनविजिबल एक्सप्लॉयटेशन है उसको भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो दो पैरेलल प्रोसेस हैं, इन दोनों पैरेलल प्रोसेस में कि उनको कैसे फीड किया जाए एक दूसरे को, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो अर्बन लाइफ है हमारे इंडिया में, वो कहीं ना कहीं बाकी डेवलपिंग इकोनॉमी से अभी भी ग्रोथ की हंगर में है। मतलब जैसे बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्रोथ चाहती हैं, वैसे ही हमारी कंट्री भी ग्रोथ चाह रही है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम जनरेट करने की ज़रूरत है। तो ये इक्विलिब्रियम वही है कि हर एक इंसान को इंसान समझा जाए, छोटा या बड़ा ना समझा जाए। तो फाइनली हमने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ साथ द हिंदू का एक्सप्लेनेशन भी कवर हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।